संख्यात्मक योग्यता के ये चौथे मॉडल पेपर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और इस मॉडल पेपर में भी पिछले की तरह से 10 प्रश्नों पे बात करेंगे। ये प्रश्न हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और चूंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेन पेपर उठाइए और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद खुद से काम करिए और अगर असुविधा होती है तो प्ले करके इसको देखिए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। यहाँ पे वर्क एंड टाइम के सवाल लिखे हुए हैं। ये पहला सवाल हमने आपके यूपीएसआई के पेपर से ही उठाया है और दूसरा एक हमने अपनी तरफ से दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए, 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और लगा दिए जाते हैं। यह काम कुल कितने दिनों में होगा? जाहिर सी बात है 8 से कम दिन में हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके 8 से कम दिन हैं, लेकिन एक चीज़ होता क्या है कि कम से कम अगर हम विषम परिस्थितियों में हैं और टाइम नहीं है या अन्य कोई ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई है तो तुक्का भी हमारा सही जगह पे लगे। तो 8 से तो कम दिन में हो जाएगा क्योंकि व्यक्ति बढ़ाए गए हैं। अच्छा, अगर 12 व्यक्ति 8 दिन में करते हैं तो टोटल काम कितना है? 12 गुणे 8 अगर कर दें तो जवाब मिला कि 96 यूनिट काम है। 96 यूनिट काम है। अगर एक व्यक्ति करेगा तो 96 डेज लग जाएंगे। अच्छा, 3 दिन के बाद डिस्टर्ब किया गया है। 3 दिन तक तो ये लोग करते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन के बाद डिस्टर्ब किया गया है तो 3 दिन तक ये लोग करते रहे। ये लोग से तात्पर्य 12 लोगों से है तो 12 गुणे 3 बराबर 36 यूनिट काम तो इन लोगों ने 3 दिन में कर डाला। अब रिमेन्स वर्क हमारा कितना बच गया, घटा लेते हैं इससे। तो रिमेन्स वर्क बच गया हमारा 60 यूनिट और 60 यूनिट काम बचा हुआ है। यहाँ 3 दिन हमारे खर्च हो चुके हैं। 3 दिन में 36 यूनिट काम हो गया है। 60 यूनिट काम और बचा हुआ है। 3 व्यक्ति आपने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए तो 12 + 3 कितने हो गए? अभी 15 व्यक्ति हो गए हैं। 60 यूनिट काम है। 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो 4 दिन आ जाएगा। यानी 4 दिन आखिरी में 15 लोगों ने किया और शुरुआत में कितने लोगों ने किया? 12 लोगों ने किया। तो 4 और 3 अगर हम जोड़ लेंगे तो कितने दिन हो गया? टोटल 7 डेज वर्क चला। आपका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल आप देखेंगे, 10 मीटर ऊंचा एक टावर बनाने के लिए 25 व्यक्ति 20 दिन का समय ले लेते हैं। एक दूसरा टावर बनवाना है जिसकी ऊंचाई पहले के कंपैरिजन में 20% कम है, बट इसे 10 दिन में कंप्लीट करना है। मतलब क्या है? आधे समय में बनवाने के लिए तो पहले 20 दिन लगता था, अभी क्या लगेगा? 10 दिन लगेगा। कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाने होंगे? क्या काम कराना है? टावर बनाना है। कैसा टावर? जिसकी ऊंचाई 20% कम हो, मीन्स इसका 80% है तो 20% कम है। इसका मतलब वर्क डिफरेंट हो गया। पहला काम दूसरा था, ये काम दूसरा है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। M1D1/W1 बराबर M2D2/W2 जब कार्य डिफर हो। अच्छा, पहले कितने व्यक्ति आपके थे? 25 व्यक्ति थे और 20 दिन में कंप्लीट कर रहे थे। क्या? 10 मीटर ऊंचा टावर। अच्छा, अभी क्या है? आपके व्यक्ति कितने हो गए? 25+ हो गए। मतलब पूछ रहे हो कितना अतिरिक्त लगा दे? हमें नहीं मालूम कितना अतिरिक्त लगा दो, लेकिन जो भी होंगे 25+ ही होंगे। कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगा दे तो 25 + x की जो भी वैल्यू होगी वही आंसर होगा। अभी हमें 10 दिन में कंप्लीट कराना है काम, क्योंकि पहले 20 दिन लगा था। अभी आधे समय में मीन्स 10 डेज में क्या कंप्लीट कराना है? 8 मीटर ऊंचा टावर। क्यों? क्योंकि पहले की तुलना में अब का जो टावर है वो 80% है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा, है ना। 0 0 यहाँ से 0 0 तो यहीं से कैंसिल कर देते हैं। इधर 50 हो गया और इधर क्या हो गया आपका 250 और प्लस 10x और बटे 8 हो गया। इधर कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 400 हो गया। ये बराबर 250 और प्लस 10x हो गया। तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 - 250, यानी 10x की वैल्यू आपकी 150 आ गई। देन x की वैल्यू क्या होगी? 15 होगी। तो कितने एक्स्ट्रा व्यक्ति और लगा दे? 15 व्यक्ति अगर एक्स्ट्रा लगा देगा तो उसका काम जो भी है पहले से कम है। चूँकि पहले 10 मीटर ऊंचा टावर था, अभी 8 मीटर ऊंचा टावर है। तो चूँकि समय अवधि जो है आधी कर दी गई, इसीलिए एक्स्ट्रा व्यक्ति डाले जा रहे हैं। तो 15 व्यक्ति होंगे तो काम उसका जो भी निर्धारित समय है उतने समय में पूरा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे।
ये नेक्स्ट आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार सवाल है, ध्यान से इनको देखिएगा। पहला सवाल है इसमें 71 तथा एक अज्ञात संख्या 71 तथा एक अननोन नंबर है के गुणनफल में अगर 47 जोड़ दिया जाता है तो एक नई संख्या मिल जाती है। फिर इस नई संख्या को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 98 और शेष फल 0 आता है। आपसे पूछा जा रहा है कि फिर वही वो अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल किसका है। तो पहले संख्या पता हो तब तो बताएंगे कि किसका गुणज है। अच्छा, इस सवाल को हम यहाँ से लेके चलेंगे। नई संख्या को जब 7 से भाग देते हैं तो भागफल 98 और शेष फल 0 आता है। तो पहले हम नई संख्या ही पता कर लेते हैं। अच्छा, संख्या बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है भाजक, यानी जिससे भाग दिया जा रहा है, इनटू भागफल और प्लस रिमाइंडर यानी शेष। ये होती है हमारी संख्या। तो नई संख्या को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। भाग आप 7 से दे रहे हो, भागफल 98 आ रहा है और रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई? संख्या आपकी अगर हम निकालेंगे तो ये हो गई आपकी 7 8 56 के 6 और 7 9 63 और ये 5 68, आपका 686 आ गई वो संख्या। अच्छा, अब ये नई संख्या है आपकी, अज्ञात नहीं है, ये नई संख्या है, चूँकि एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। अब वो अज्ञात संख्या कौन सी है? तो 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 71, अज्ञात संख्या को हम p मान लेते हैं। 71 एवं एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में जब 47 जोड़ा गया तो एक नई संख्या प्राप्त हुई। कौन सी नई संख्या? 686। अच्छा, 71 p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 686 से हम घटा देंगे 47, तो 71 p बराबर आ जाएगा 639 और p बराबर क्या आ जाएगा? 71 p बराबर 639 है, तो फिर p बराबर क्या हो जाएगा? 639 बटा 71, 7 9 63, ये 9 बार कट जाएगा। यानी वो अज्ञात संख्या कौन सी है? जो अज्ञात संख्या की आप बात कर रहे थे वो 9 है। और 9 किसका मल्टीपल है? तो 3 का मल्टीपल है। आपका सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। 9 किसका गुणज है? तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो 3 के मल्टीपल में 9 आ जाता है। अगला सवाल देखेंगे। 3 व्यक्ति हैं PQR, इनके वेतन का जो योग टोटल दिया है वो 1,08,000 रुपये है ना, 1.08 लाख रुपए है। अच्छा, ये अपने वेतन का क्रमशः 80%, 85% एंड 75% खर्च कर देते हैं। फिर कहा जा रहा है कि अगर आर की जो सेविंग है यानी बचत है वो पी का 2.5 गुना है और क्यू की जो बचत है वो आर का 0.45 गुना है, तो फिर बताओ पी का वेतन क्या है? अरे पी का वेतन बताने के लिए हमें जो है इनके वेतन में रेशियो पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने कई जगह पढ़ाया है, परसेंटेज में भी पढ़ाया आपको, कि किसी का जो वेतन होता है चाहे 10 रुपये हो या 20 रुपये हो या 20,000 हो या 20 लाख हो, नेचुरली अपनी पहचान के साथ 100% होता है। अच्छा, जब हम किसी से कंपैरिजन करेंगे तो कम या ज़्यादा होगा। अगर कोई खर्च करेगा तो उसी 100% से खर्च करेगा और जो आय होती है या वेतन होता है वो व्यय प्लस बचत के योग के बराबर होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ से लेकर के चलेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। 3 व्यक्ति थे, P था, Q था और R था। इसमें से पहले व्यक्ति ने खर्च कर दिया अपनी इनकम का 80%, दूसरे ने 85% खर्च कर दिया, तो तीसरे ने 75% खर्च कर दिया। अब ये बताइए, P ने 80% अपने वेतन का खर्च कर दिया, तो फिर बचा क्या इसके पास? 20% बचा होगा, इसके पास 15% बचा होगा और इसके पास 25% बचा होगा। एकदम क्लियर हो गए? 20%, 15% और 25%। अब अगर इनकी बचत का रेशियो जनरेट कर लें तो आय में संबंध बता देंगे। चलिए, इनकी हम बचत रेशियो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं बचत, और बचत में एक रेशियो जनरेट करते हैं PQR में। आप देखिए क्या लिखा है, यदि R की बचत जो भी है P का 2.5 गुना है,
आर की बचत पी का 2.5 गुना है, 2.5 गुना है। अच्छा ये बताइए, अगर इसकी बचत को हम 40 रुपये मान लें तो फिर इसकी 100 नहीं हो जाएगी बचत? देखिए बचत में रेशियो बना रहा हूं कैसे, 40 का 2.5 गुना 100 है। सबसे इजी मेथड लेके चल रहा हूं। आप पूछो कि 40 कैसे आपको पता है, तो जैसे आपको 100 पता होता है, x पता होता है, इसी तरह से हमें 40 भी पता है। तो 40 रुपये अगर इसकी है तो उसका 2.5 गुना है 100 रुपये, यानी कि R की जो बचत है वो P का 2.5 गुना है। तो P को 40 रुपये और R को 100 रुपये सेविंग है। अच्छा इसके बाद कहा जा रहा है Q की बचत R की बचत का 0.5 गुना है, 4-5 गुना है। तो Q की बचत R की बचत का 0.45 गुना है, यानी ये 45 हो गया। अब ये इनकी सेविंग में रेशियो हो गया। अच्छा 40 ये सेविंग रेशियो है और ये 20% है। हमें चाहिए इनकम, तो इनकम क्या होगी, दोनों को मिला के यानी 100%, खर्च और बचत मिला करके 100% हो गया। इसकी सेविंग है 45 जो कि कितना है 15%। चाहिए क्या, वेतन, यानी 100%, दोनों को मिला के वेतन होगा। अच्छा इसकी सेविंग क्या है 100 है, कितना है 25%। चाहिए क्या, वेतन चाहिए, ये हो गया। अब इसमें से तीनों के वेतन में संबंध निकल आएगा। 20 दूनी 40, यहाँ 200 आ गया, 15 तिया 45, यहाँ 300 आ गया, और 25 चौको 100, यहाँ 400 आ गया। 2 जीरो इसके, 2 इसके, 2 इसके काट दिया। रेशियो आ गया 2:3:4 का रेशियो आ गया, यानी इनके आय में 2:3:4 का अनुपात है। अब टोटल आय क्या है 1.08 लाख, यानी 1,08,000। यहाँ कर लेते हैं छोटा सा 1,08,000, ये इनकम हो गई टोटल तीनों की मिला करके। अनुपातिक योग नीचे रखेंगे, 4 3 7 8 9। अनुपातिक योग नीचे किसका पूछा है, पी का पूछा है, तो पी का पूछा है तो 2 ऊपर उठा के रख लो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24, 24,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन निकल आएगा, इसका सी आंसर अच्छा सा निकल रहा है। आइए अगले देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 2 और लिखे हुए हैं। पहला सवाल है 4830 रुपये की राशि को PQR में इस प्रकार बांटा गया है कि यदि इनको मिलने वाली राशि से क्रमशः 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये वापस ले लिए जाएं तो इनके जो भी हिस्से हैं उसमें 3-4-5 का रेशियो बन जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि R को मिलने वाली राशि क्या है। तो टोटल अमाउंट हमारा है 4830 रुपये, और ये किस में बंटना है, P + Q + R में बंटना है ये पैसा। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको मिलने वाली राशि में अगर 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये कम कर दिया जाए तो 3-4-5 का रेशियो जनरेट हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को इस तरह से करते हैं कि 5 रुपये का जो अमाउंट है और 10 रुपये का है और 15 रुपये का, ये कितना टोटल हो गया, 30 रुपये हो गया। इसको टोटल पैसे से माइनस कर दो। 4830 से हम जब 30 रुपये माइनस कर देंगे तो टोटल 4800 रुपये बच जाएंगे। अब इसको जो अनुपात बता रहे हैं कि ये जनरेट हो जाएगा 3-4-5, 3-4-5 का जो अनुपात हो जाएगा इसके अनुपातिक योग से बांट दीजिए। 5 4 9 3 12। अभी आपका ए का जो पैसा होगा गुणे 3 कर देंगे तो 12 चौको 48, 4 तिहाई 1200 रुपये हो जाएगा। अब चूंकि 5 घटाए थे तो 5 जोड़ दो तो ए को कितना मिल जाएगा, सॉरी पी को, तो पी को कितना 1205 रुपये मिल जाएगा। सही है। फिर उसके बाद अगर क्यू का पूछता है तो 4800 बटा अनुपातिक योग तो रहेगा, इसकी जगह 4 रख दो। तो 12 चौको 48, 4 चौको 1600, और प्लस इसका कितना था 10 रुपये, तो 1610 रुपये किसको मिल जाएगा, पी क्यू, हाँ क्यू को मिल जाएगा 1610 रुपये। अब पूछ रहा कि आर को कितना मिलेगा, तो फिर 4800 बटे अनुपातिक योग और क्या रखेंगे 5 रखेंगे। 12 चौक 48, 4 पंचे 20, 2000 हो गया। और 2000 में अगर हम क्या प्लस कर दें, 15 रुपये प्लस कर दें तो 2015 रुपये हमें मिल जाएंगे लास्ट वाले व्यक्ति को, यानी पी क्यू आर को। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर को ही हाँ हमने पूछा था, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2015 रुपीज़। 2015 रुपये यहाँ पे आर को मिलेगा। सब उठा के जोड़ लो, 1205, 1610 और 2015। अगर इनको आप कैलकुलेट टोटल कर लेंगे तो आपका यही अमाउंट आ जाएगा 4800
30 रुपये। काफ़ी अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे भी बढ़िया सवाल है। राम ने 13 अक्टूबर को प्रातः 11:25 पे लखनऊ से यात्रा आरंभ की। 15 अक्टूबर को यानी आफ्टर 2 डेज वो 9 बजे प्रातः कोयम्बटूर पहुंच गया। ठीक है, बड़ा अच्छा सा सवाल है। बस ध्यान से आप देखिएगा कि राम ने 13 अक्टूबर को प्रातः 11:25 पर लखनऊ से यात्रा शुरू की और 15 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे वो कोयम्बटूर में जा पहुंचा। अच्छा, यदि वो ये यात्रा अपने निजी कार से करता तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड रखकर तो आधे समय में पहुंच जाता, मतलब 50% टाइम उसको लगता। क्लियर हुए? अगर ये यात्रा वह अपनी कार से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता तो उसको आधा समय लगता। आप बताइए लखनऊ से कोयम्बटूर की दूरी क्या है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो उसका सफ़र शुरू हुआ था वो 13 अक्टूबर को शुरू हुआ और कितने बजे? तो 11:25 AM पे शुरू हुआ, राइट। और ये सफ़र ख़त्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर को, कब? 9 बजे ख़त्म हुआ। ठीक है, हाँ 9 बजे ख़त्म हुआ, एग्जैक्टली 9 AM पे ख़त्म हुआ। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई ये सफ़र रहा कितने घंटे का? तो अगर 13 अक्टूबर के 11:25 से 15 अक्टूबर का 11:25 घटाओगे तो 48 घंटा हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 2 घंटे 25 मिनट ज़्यादा लगा है तो 2 घंटे 25 मिनट घटा दीजिए तो आपका क्या जवाब आ जाएगा? 45 घंटे और 35 मिनट। 45 घंटे और 35 मिनट इतना सफ़र रहा। यानी लखनऊ से कोयम्बटूर 45 घंटे 35 मिनट में पहुंच गया। अब देखिए यहाँ आवर है यूनिट, यहाँ मिनट है, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हो तो 5 सते 35 और 5 से काट दो 12, यानी 45 सही 7/12 घंटे लग गया। इसको अगर एक फॉर्मेट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? तो 45 × 12 कितना हो गया? 12 × 5 = 48, 12 × 5 = 60, यानी 547/12 घंटे। इतना घंटे में उसने सफ़र किया। अच्छा, अगर यही सफ़र वो अपनी निजी कार से तय करता तो उसको 50% समय लगता, मतलब आधा समय लगता। अच्छा, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड तो 120 थी जब कार से जाता तो, और टाइम कितना हो जाता? तो इसका आधा, तो ये 547/12 का आधा क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, हो गया। बढ़नी बटे नीचे 2 कर दिया, हो गया। अच्छा, 12 दूनी 24, 24 पंचे 120, 5 सते 35 के 5 हो गया, 5 चौको 20, 5 सते 35 के 5 हो गया, और 5 चौको 20, 3 23 के 3 हो गया, कैरी 2 आया, 5 25 2 27 हो गया। 2735 किलोमीटर का ये सफ़र रहा। आपका सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं। सीता ने 500 अंकों की एक परीक्षा में 345 अंक प्राप्त किए। गीता ने 600 अंकों की परीक्षा में 403 नंबर प्राप्त किए। इनमें से कौन अधिक दक्ष है, मतलब कुशल कौन है? तो जिसका परसेंटेज अच्छा होगा वो कुशल माना जाएगा। अभी यहाँ पे कंपैरिजन आपको ये करना है कि सीता जो है इसको कितने नंबर मिले हैं? 345, और कहाँ? तो 500 अंकों में। तो इसका परसेंटेज हम लोग निकाल करके चेक करते हैं। 0 0 कैंसिल हो गया, 5 छक्का 30, 5 नवाई 45, इसको 69% मार्क्स मिले हैं। देखिए 5 छक्का 30 हो गया, 4 5 नवा 45, यानी सीता को 69% नंबर मिले हैं। और गीता को कितना मिला हुआ है ये भी चेक करते हैं। अब गीता को 403 नंबर मिले हैं, लेकिन कहाँ? 600 में, इंटू 100, 0 0 कैंसिल हो गया, 6 छक 36 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा? 4, तो 6 सते 42 हो गया। अब फिर 1 बचेगा, 6 कम 6 हो गया, फिर 6 छक 36 हो गया, यानी 67.16% मिला है गीता को। इसका मतलब अगर दक्षता की बात की जाए तो कौन अधिक दक्ष है? आपका जवाब बी होगा। सीता यहाँ पे ज़्यादा दक्ष है क्योंकि उसको 69% मिला है अपेक्षाकृत गीता के, क्योंकि गीता 67.16% मार्क्स ला रही है, यानी वो दूसरे नंबर पे है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन है 5/7 प्लस 2/4 में क्या जोड़ दिया जाए कि परिणाम 2 सही 5/84 हो जाए। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से आप बता सकते हैं। इसको इस तरह से करेंगे कि अगर इससे इन दोनों को बाहर कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कि क्या जोड़ो। तो इसको लिख लेते हैं 2 सही 5/84 है और इससे हमें माइनस क्या करना है, आपको करना है 5/7 और प्लस 2/4, ये माइनस आपको करना है। अच्छा, यहाँ पे 84 दूना 168 और 5 कितना हो गया 173, 173 डिवाइड बाई 84 हो गया और माइनस क्या करना है 5/7 और प्लस आपका कितना है 2/4। इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 84 ही आ जाएगा एलसीएम। तो इधर तो कितना हो गया 173 हो गया और माइनस क्या करना है 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7 हो गया, 7 दूनी 14 यानी 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60 हो गया और प्लस हो गया 4 से काटेंगे तो इसको 21 हो जाएगा और 4 दूनिया 21 दूना 42 हो गया। तो कितना माइनस हो जाएगा 102, इससे माइनस हो जाएगा 102 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71/84 इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे, ये नेक्स्ट आपके सामने 2 लास्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं आज के। 9वां नंबर क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता एक निश्चित मूल्य पे तरबूज को बेचकर 16% का लाभ कमा रहा था। आज उसने 2.7 रुपये यानी 2 रुपये 70 पैसे प्रति किलोग्राम महंगा तरबूज बेचा, जिससे उसको 21% का प्रॉफिट हुआ। प्रति किलोग्राम तरबूज का खरीद मूल्य क्या था, यानी उसने फल विक्रेता ने किस रेट पर तरबूज को खरीदा था, उसकी सीपी क्या थी, परचेजिंग कॉस्ट क्या थी। तो सबसे पहली चीज़, किसी चीज़ की जो परचेजिंग कॉस्ट होती है यानी क्रय मूल्य होता है वो बाई परसेंटेज 100 होता है, तो उसके लिए ये क्रय मूल्य रहा होगा 100%। अच्छा, पहले उसको 16% का लाभ हो रहा था, इसका मतलब जो फर्स्ट विक्रय मूल्य था वो 116% था, अभी उसको 21% का लाभ हुआ है, तो जो नया विक्रय मूल्य है वो 121% हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कितना है 5% का है और ये सफ़र हमने किसकी वजह से तय किया 2 रुपये 70 पैसे की वजह से। तो 2.7 रुपये जो है ये हमारा किसके बराबर है 5% के बराबर है। हमें चाहिए सीपी यानी कॉस्ट 100 यहाँ रख देंगे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 0 0 काट देंगे, 5 × 25 5 चौको 20। आपका सही आंसर 54 रुपये प्रति केजी आ जाएगा, यानी कौन सा आंसर सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का ये अगला लास्ट सवाल होगा, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी भिन्न का जो डिनोमिनेटर है वो नॉमिनेटर से 3 ज़्यादा है। अगर अंश में 7 जोड़ दिया जाए और हर में 2 घटा दिया जाए तो परिणाम 2 आता है। बताइए हर एवं अंश के अंकों का योग क्या है। तो पहले फ्रैक्शन पता करेंगे तब तो अंक का योग बताएंगे। आपका इसका भिन्न का जो हर है उसके अंश से 3 ज़्यादा है, तो अंश अगर हम x मान लेते हैं तो हर क्या हो जाएगा x + 3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा, ये भिन्न आपका बन गया क्योंकि किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश से 3 ज़्यादा है, अंश ये है तो हर ये होगा। अब कह रहे हैं कि अंश में 7 जोड़ दिया जाए, चलो जोड़ दिया +7, हर में 2 की कमी कर दी जाए, अंश में 7 जोड़ा जाए, हर में 2 घटाया जाए, तो परिणाम क्या मिल रहा है, परिणाम मिल रहा है 2। अच्छा, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, x + 7 और नीचे हो जाएगा x + 1, ये बराबर किसके हो गया 2 हो गया। तो कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2x + 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अगर x बराबर 5 है तो x + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगी, यानी भिन्न कौन सी हो गई 5/8 है। तो अंश और हर का योग क्या हो जाएगा 5 8 जोड़ दीजिए 13 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो आज के क्लास में आपने 10 क्वेश्चन देखे हैं और इसी तरह के टोटल 10 मॉडल पेपर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन प्रश्नों को लिख लें और लिखकर खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप जब परेशान हो जाएं तब सॉल्विंग देखें, ताकि इन 100 क्वेश्चनों से कम आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।